अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के खुसूसी हवाले से तरक्की पजीर मैशियतों के खुसूसियात का तनकीदी जायज़ा लेना है। अब आपको सबसे पहले ये मालूम होना है कि तरक्की पजीर किसे कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हो, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। तरक्की पजीर किसे कहेंगे आप? जो तरक्की के मरहले दर मरहले तय करते हुए अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट्स को हासिल करना चाहता है। तरक्की याफ्ता तो किसे कहेंगे आप? जो ऑलरेडी तरक्की हासिल कर चुका है, जैसा कि अपना मकसद, अपना टारगेट वो अचीव कर चुका है और उसके अलावा उसमें पैदावार में, हकीकी पैदावार में हो या कौमी पैदावार में जो इजाफा करता रहता है, उसे आप तरक्की याफ्ता मुल्क कहेंगे। तरक्की पजीर उसे कहेंगे जो आप अभी तरक्की के मराहल तय करके उस एक मकाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, क्योंकि हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क इसलिए कहलाता क्योंकि हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान की 70% आबादी यानी कि 70% लोग कहाँ रहते हैं? देहातों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जबकि 30% कहाँ रहते हैं? शहरों में। 70% आबादी जब कैसे गाँव में रहती है तो इनका जरिया माश क्या होगा? ज़राअत होगा। तो ज़राअत से हमको इतनी आमदनी हासिल नहीं होती है जिससे हम क्या तरक्की हासिल कर सकें। 2 वक्त की अगर रोटी अगर मिल जाती है तो वो काफ़ी होता है। लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है, बेसिक नीड्स होते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, उसकी वजह से हम काम हमें आसानी से, फीकस आमदनी तो ज़्यादा मिलती है लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए आसानी से आपको काम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे शहरों में काम करने के लिए आपको तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है या तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। लेकिन गांव में काम करने के लिए आपको, यानी कि हल चलाने के लिए या फावड़ा पकड़ने के लिए आपको तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है। तो क्या वजह से, किस वजह से आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है? रहती है और 30% आबादी शहरों में रहती है, जबकि हमको ये मालूम होना चाहिए गर्ल्स कि शहरों में जो आबादी रहती है वहाँ पे बुनियादी सहूलियत बहुत आसानी से दस्तयाब रहती है, लेकिन शहरों की ज़िंदगी गांव की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अगर हम ये गांव और शहर की बात हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कर रहे हैं, अगर हम दूसरे ममालिक से अगर कंपेयर करके देखें या फिर उसका तकाबुल करके देखें तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक का, तो हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान की जो फीकस आमदनी की जो सतह है वो क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। फीकस आमदनी का मतलब यानी कि एक साल में या एक दिन में या एक महीने में एक इंसान की कमाई हुई आमदनी, तो उसकी सतह क्या है? बहुत हद तक कम है। क्योंकि फीकस आमदनी क्यों कम है? क्योंकि कौमी आमदनी कम है। कौमी आमदनी से क्या मुराद है? कौमी आमदनी से मुराद की एक साल की मुद्दत में पैदा करदा तमाम आखिरी अशिया और खिदमात की मजमूई कदर को कौमी आमदनी कहते हैं। ये क्या है? पूरी कौम की आमदनी है। आई बात समझ में? किसी एक मुल्क की आमदनी के तमाम अफराद की आमदनी को मिला के क्या कहेंगे आप? कौमी आमदनी। तो वो कौमी आमदनी का असर कैसे फीकस आमदनी पे पड़ता है? क्योंकि एक आदमी अगर आमदनी ज़्यादा कमाता है तो उसका असर किस पे पड़ेगा? कौमी आमदनी पर। फीकस आमदनी ज़्यादा है, कौमी आमदनी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फीकस आमदनी बहुत कम है, क्योंकि वजह ये है कि 70% आबादी गांव में रहती है और 30% आबादी और बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं होने की वजह से भी यहाँ पे तरक्की का अमल क्या है? बहुत हद तक कम है। ज़राअत का गलबा, जैसा कि मैं अभी बताया आपको कि 70% आबादी गांव में रहने से इनका जरिया माश क्या होगा? ज़राअत होगा। हालांकि तरक्की पजीर मैशियतों में जो पैदावार होती है, ज़राअत में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, ये यहीं की पैदावार कहाँ पे जाती है? तरक्की याफ्ता ममालिक को। क्योंकि अगर हम देखें तो फ्रांस में ज़राई पैदावार का हिस्सा कितना है गर्ल्स? 1.7 है, जबकि यूके में अगर हम देखें कम फीकस आमदनी, ज़राअत का गलबा, ज़राअत का गलबा यानी कि गालिब आ जाना, किसी चीज़ पे गालिब आ जाना। तो हमारे मुल्क की आबादी जो 70% गाँव में रहती है वो किस पे डिपेंड है? ज़राअत पर। तो हमारे मुल्क की मैशियत का मैक्सिमम हिस्सा किस पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत पर। जबकि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक को अगर आप देखें तो यहाँ पे यूके में 1.2% और फ्रांस में 1.7% वहाँ पे
ज़राअत का हिस्सा है, जबकि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक अगर आप देखें तो हमारे मुल्क के हमारे मुल्क का ज़राअत में कितना हिस्सा है गर्ल्स? 19.01%। तीसरा क्या है आपका? सरमाए की खिल्लत। सरमाए की खिल्लत क्यों है? क्योंकि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है। यहाँ की मैशियतों में यानी कि सोर्स से आपके सेक्टर्स तो बहुत काम कर रहे हैं। आपके कौन से सेक्टर्स काम करते हैं? हमारे पास 3 सेक्टर्स ज़्यादा काम करते हैं। कौन से 3 सेक्टर्स हैं? एक है ज़राअत, दूसरा सनत, तीसरा खिदमत। पहला ज़रूरी शोबा है, दूसरा सनती शोबा है, तीसरा सालिसी शोबा है, जिसे हम आम तौर पर क्या कहेंगे? इब्तिदाई शोबा, सानवी शोबा और तीसरा सालिसी शोबा। ये 3 शोबे हमारे मुल्क में कारफरमा हैं। तो इब्तिदाई शोबा या ज़रूरी शोबे में हम क्या देखेंगे? ज़राअत को ज़्यादा अहमियत दी गई। सानवी शोबे में सनतों को ज़्यादा अहमियत दी गई है। सालिसी शोबा जो कि खिदमती शोबा होता है, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये यानी कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए शुरू किए गए हैं, ये खिदमती शोबे में आएंगे। रेलवे यानी रेलवे का काम कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। बैंकिंग का काम प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी है, लेकिन जितनी सहूलियात हमको गवर्नमेंट से हासिल होती है वो प्राइवेट सेक्टर से हासिल नहीं होती। तीसरा क्या है आपको? सरमाए की खिल्लत। ओके, हो गया ये। तकनीकी पसमानदगी। टेक्निक को क्या कहेंगे आप? टेक्निक यानी क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स मशीनें यानी कि एक मशीन का इस्तेमाल। मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है। सरमाए से मुराद असल क्या? सो पैसे की शक्ल में भी हो सकता है, मशीनों की शक्ल में भी हो सकता है। टेक्निक यानी कि आपके टैलेंट के शक्ल में भी हो सकता है। तो अगर कोई चीज़ की अगर हमारे मुल्क में अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसे अगर हम पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से? बैरूनी ममालिक से मदद लेके। लेकिन बैरूनी ममालिक को हमको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है, क्योंकि बैरूनी ममालिक के लोग हमारे मुल्क का ज़र हासिल नहीं करते, क्योंकि हमें कैसा पेमेंट करना पड़ता है? उन्हीं की करेंसी में हमको पेमेंट देना पड़ता है। आई बात समझ में? तो उनकी करेंसी में हमको पेमेंट करने के लिए वो पैसा हमारे पास होना ज़रूरी है। वो कैसा हासिल होगा हमको? बरामदात के ज़रिए। दरामदात एक होता है, बरामदात एक होता है। दर आमद यानी कि हमारे दर पे आना, यानी कि इंपोर्ट जब हम करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, बरामद करते हैं, दूसरे मुल्क को भेजते हैं, उसे क्या कहेंगे आप? बरामद करते हैं तो हम क्या करेंगे? पेमेंट्स करते हैं, यानी कि वो लोग हमको रिसिप्ट देते हैं। अगर हम दरामद करते हैं तो पेमेंट्स करते हैं। हम कुछ मंगा रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, कुछ भेज रहे हैं तो रिसिप्ट लेंगे। ठीक है? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? बरामद करना है, तो ही हमारी कंट्री को क्या है? फ़ायदा हासिल होता है, बैरूनी ज़र हासिल होता है। हम पेट्रोल आसानी से मंगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से मंगाते हैं वो आसानी से हम अपनी कंट्री को दरामद कर सकते हैं। तो ये क्या है? नेक्स्ट, नाकाफ़ी बुनियादी सहूलतें। जैसा कि गर्ल्स मैं पहले भी बताया आपको कि बुनियादी सहूलियत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ज़राअत के लिए बुनियादी सहूलियत क्या है? पानी, अच्छे बीज, खाद, ज़मीन तो ऑब्वियसली रहेगी ना बेटा। ज़मीन, पानी और आपके सूरज की रोशनी मुफ्त अशिया है। वो तो कैसा आप कहीं भी बोले तो कहीं किसी को भी आसानी से मिल जाएगी। मुफ्त अशिया, माशी अशिया देखें ना आप। मुफ्त अशिया वो होती है जो कुदरत की तरफ से हमको दी हुई होती है और जिसके लिए हमको पेमेंट नहीं करना पड़ता। ये जैसे कि कुदरती हवा है, इसके लिए पेमेंट करना नहीं पड़ता, लेकिन ये फ़ैन जो चल रहा है इसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ता है। ये होती है माशी अशिया। वहाँ से जो हवा आ रही है वो मुफ्त अशिया, ये जो नज़र आ रहा है आपको वो है माशी अशिया। समझ में आ गई बात? तो ये बुनियादी नाकाफ़ी बुनियादी सहूलतें हैं, लेकिन सहूलतें नाकाफ़ी हैं, यानी कि जितनी हमको ज़रूरत है वो उतनी सहूलियत हमको दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से तरक्की का मरहला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, अब आपके क्लासेस, फिजिकल क्लासेस अगर रोज़ाना अगर होते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अलग रहेगा एग्ज़ाम में,
लेकिन इस तरीके से अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर लेंगे या फिर चंद एक बच्चे से इसे अटेंड करेंगे तो उससे आपके परसेंटेज में, आपकी कामयाबी के प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या होगी, कमी नज़र आएगी। जहां आप 90 अबव ला सकते थे मार्क्स, वहां पे आप 40 अबव लाते हैं आप मार्क्स। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये क्या है, नाकाफी बुनियादी सहूलत है। ये बुनियादी चीज़ है ना कि हम आपको क्लास अगर आपकी हम लेंगे, ये बुनियादी चीज़ है। अगर आपको प्रोवाइड करते हैं क्लास, तो आप उसे पढ़ के उसे हासिल करके क्या करते हैं, आप एक मकाम हासिल कर सकते हैं, अपना प्रोग्रेस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आबादियाती खुसूसियात। आबादियाती खुसूसियात यानी कि इसमें शरह पैदाइश को भी बताया जाता है, शरह ममात को भी बताया जाता है, तिफली अमवात को बताया जाता है। और तिफली अमवात का परसेंटेज हमको क्या करना है, बहुत कम करना है, जो कि अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में, दूसरे ममालिक के मुकाबले में अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में क्या सो तिफली अमवात की शरह क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसे कम करना है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की को, इन तरक्की में हम तमाम चीज़ों को देखते हैं, हर चीज़ को देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है, वहाँ पॉवर्टी है, वहाँ पे बेरोज़गार कितने हैं, यानी कि रोज़गार और बेरोज़गार, खवानदा और नाखवानदा, शरह हयात, शरह ममात, तिफली अमवात, तिफली शरह, यानी कि बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं। और तिफली अमवात किसे कहेंगे गस, तिफले कहते हैं बच्चे को, अमवात यानी कि मौत, यानी कि ऐसे बच्चे जो पैदाइश से 1 साल के कीर खवारी के पीरियड से 1 साल तक जो अब जिंदा रहते हैं, या अगर 1 साल के अंदर अगर मर जाते हैं तो उसे तिफली अमवात कहेंगे। तो इसका परसेंटेज भी हमको कम करना ज़रूरी है, हमको यानी कि हमारी कंट्री को, क्योंकि अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो ये तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको यानी अमवात का सिलसिला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले ज़माने में हम सिर्फ माँ को या बेटे को बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं, ये रूल देखते आए हैं, फिल्मों में हो या सीरियल्स में हो। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि माँ के पेट में जो बच्चा है, अगर उसके अंदर किसी चीज़ की कमी है तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप वो बच्चे को वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये है आज का मौजूदा वक्त का हिंदुस्तान। लास्ट स्टेट का नाम क्या है, तेलंगाना। और कब तेलंगाना कब फॉर्म हुआ बेटा, जून 2 जून 2014 में हमारा तेलंगाना फॉर्म हुआ। तो तब से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या देखना है हमको कि कौन सी रियासत की शरह खवानदगी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे रियासतों का नहीं, पहले मुल्क का जिक्र करते हैं। शरह खवानदगी की ऊंची शरह देखिए, अगर खवानदगी कहते हैं पढ़ाई को, पढ़ाई की काउंटिंग कब से करेंगे आप, 7 साल की उम्र से, यानी कि एक बच्चा जब अगर 7 साल का जब हो जाता है तब से हम क्या करते हैं, उसे काउंटिंग में लेते हैं। यानी कि छोटे बच्चों को बोलते हैं ये तो काउंटिंग में नहीं आते। दावत वगैरह का अगर मसला है तो घर में 2 लोगों की अगर दावत है तो बच्चे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों के इसके अंदर कैसे लोगों को शुमार नहीं किया जाता। तो यहाँ पे मुल्क की शरह खवानदगी का हिसाब किस हिसाब से लिया जाएगा, 7 साल की उम्र से, यानी कि आबादी जितनी है तो उस आबादी में 7 साल के बच्चे या 7 साल की उम्र से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी काउंटिंग हम करेंगे शरह खवानदगी में। तो अगर हम देखें तो अगर शरह खवानदगी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किस रियासत में है, किस रियासत में है, केरला में है। कहाँ है, कितनी है, 98.90 और सबसे कम किस में है, गोवा में। गोवा, बिहार, ये तमाम क्या है, जो ऐसी स्टेट जहाँ पे शरह खवानदगी का परसेंटेज कम है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो तालीम हासिल नहीं करती, चाहे वो आपके किसी भी स्टेट में देखिए आप, ख़वातीन का परसेंटेज क्या है, मर्दों के मुकाबले में कम है। ये और बात है कि कोई पीवी सिंधु बन जाती है या कोई पीटी उषा बन जाती है, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप देखें तो इसका शरह खवानदगी दूसरे ममालिक के मुकाबले में हमारे मुल्क में कम है। दोहरी मैशियत, दोहरी का लफ्ज़ आते समझ जाना आपके, डुअलिज्म यानी कि दो शोबे,
दो शोबे, यानी कि एक है ज़रई शोबा, दूसरा है सनती शोबा। या फिर अगर ये तो हम इस हिसाब से खाली कॉमन सेंस खाली इन जनरल समझ सकते हैं कि दोहरी मैशियत। दोहरी मैशियत का मतलब असल ये है कि दो तरीक़े का अमल उसमें शामिल रहता है। किस तरीके से? यानी कि आप मैनुअली भी काम करते हैं, आप प्रैक्टिकली भी काम करते हैं। मैनुअली किसे कहेंगे आप? पहले ज़माने में मुंशियाँ हुआ करते थे, सिस्टम नहीं था ना, बाई खाता लिखने के लिए मुंशी हुआ करते थे। उस ज़माने में भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ करते थे ना, आज के पीरियड में भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो उस ज़माने में जिस वक्त मुंशियाँ हुआ करते थे, अब उन लोगों को कैसे काम पे से आप हटा नहीं सकते ना हम। जैसे कि अगर कंप्यूटर आने से पहले जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो वो लोगों को अगर उनकी एज अगर नहीं हुई, रिटायर होने से पहले अगर सिस्टमेटिक अगर काम करना है तो हम उनको हटा नहीं सकते। तो उनके लिए काम होता है, क्या होता है? OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, OJT बोल के होता है। यानी कि उनको जॉब पे रखते हुए भी उन्हें क्या करते हैं? ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि ट्रेनिंग के लिए भेज के उनको पैसे कट नहीं किए जाते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप आगे हैं तो आपकी सैलरी का सिलसिला जारी रहता है। आपको ट्रेनिंग भी, यानी कि सिस्टम कैसा शुरू करना, कैसा चलाना, ये तमाम चीज़ की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो दोहरी मैशियत में ये देखा जाता है आपको कि हर सेक्शन में, चाहे वो इब्तिदाई शोबा हो, सानवी शोबा हो, सालिसी शोबा हो, ड्यूअलिज्म का तरीक़ा, दोहरी मैशियत का तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? गैर तरक्की याफ्ता कुदरती वसाइल। कुदरत ने तो हर मुल्क में कुदरती वसाइल बेपनाह दिए हैं, आप बस उस वसाइल का इस्तेमाल करना इंसानी वसाइल पे डिपेंड है। इंसानी वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए आपको तकनीकी वसाइल की ज़रूरत है। तकनीकी वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए आपको असल की ज़रूरत है, जिसके ऑलरेडी यहाँ पे खिल्लत है। आई बात समझ में? तो गैर तरक्की याफ्ता कुदरती वसाइल, यानी कि वसाइल तो है, रह रहे क्या हो जा रहे हैं? ख़राब हो जा रहे हैं। कुदरती वसाइल क्या है? जैसे ज़मीनों में बहुत ज़्यादा मादनियात है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास इंसानी वसाइल की खिल्लत है। चूँकि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, यहाँ पे कैसा हमारे मुल्क के आबादी में आबादी जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल, कारकर्द आबादी को लेकर इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या चाहिए? सरमाया चाहिए। सरमाया हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। कारोबारी तंजीमकारी का फुकदान, यानी कि कारोबार, लोग क्या करते हैं? कारोबार करने के लिए आगे नहीं आते क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। क्या बनाए, कैसा बनाए, कितना बनाए, माशी मसाइल का एक माशी मसाइल जो होते हैं, कितना बनाए, किसके लिए बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए, ये तमाम क्या है? माशी मसाइल है। और इसके अलावा किसी को सक्सेस मिलती है और किसी को सक्सेस नहीं मिलती है। और इसके अंदर यह है तंजीम। तंजीम किसे कहेंगे आप? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन 4 चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करके कारोबार करने वाले को कहेंगे आप तंजीमकार। तो इसका क्या है? फुकदान है। फुकदान मीन्स कमी। कारोबारी तंजीमकारी का फुकदान यानी कि कारोबार कमी है इसकी, क्योंकि लोग कारोबार करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ात पात मजहब ये तमाम चीज़ें क्या होती है? रुकावट साबित होती है। यानी कि अगर आपका किसी का लोन अप्रूव करना है तो इसके अंदर समाज कि किस तबके का है, कौन सी कैटेगरी का, ये तमाम चीज़ें क्या है? बहुत ज़्यादा मुश्किल जब हायल होती हैं तो लोग कुछ करना चाह के भी, पहली बात तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि कुछ करें, लेकिन जब कुछ करने की नीयत करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल उनको पैदा हो जाते हैं। ये भी क्या है? मैशियत में तरक्की के लिए एक रुकावट है। अगर हमको हर चीज़ की आसानी से हर चीज़ हमको दस्तियाब हो जाती है तो फिर तो किसी किस्म का कोई मसला था ही नहीं। नेक्स्ट क्या है? बेरोज़गारी और माखफी बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है गज़? कि कोई इंसान जब काम करना चाहता है और उसे काम ना मिले, ये आम ज़बान में बेरोज़गारी है। मख्फी बेरोज़गारी किसे कहेंगे आप? छुपी बेरोज़गारी या पोशीदा बेरोज़गारी। अब इसका पोशीदा बेरोज़गारी का क्या मतलब है? ये ज़्यादा आम तौर पे कहाँ देखी जाती है गज़? ज़राअत में। जैसे एग्जाम्पल, ज़राअत में अगर 10 मज़दूर अगर काम करते हैं, 10 मज़दूर काम कर रहे हैं, आपको 100 टन या फिर 100 किलो आपकी चावल की पैदावार होती है। 10 मज़दूर काम करने पे 100 किलो कैसे चावल आपके क्या हो रहे हैं? यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। पैदावार कितनी हो रही? 100 किलो। लेकिन अगर 10 के बजाय अगर वहाँ पे 20 काम कर रहे हैं और वहाँ पे कैसे पैदावार के अंदर किसी किस्म का कोई इजाफा, तो इसका मतलब क्या है कि 10 मजदूर जो और ऐड हुए हैं वो क्या है?
छुपे हुए बेरोजगार हैं। क्योंकि अगर पहले के लोग बोलते हैं कि नया, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आया सो वाला काम कर रहा है या पहले वाला काम नहीं कर रहा, वो मायने नहीं रखता, लेकिन इसके अंदर जो है वो 10 क्या है, 10 जो एम्प्लॉयज़ है या फिर मजदूर है वो क्या है, छुपे हुए बेरोजगार है। जैसे कि अब नया वाला आया तो बोलते चलो वो काम करो, बोलता पुराना वाला, तो नया वाला क्या करता, डर के करता। या ऐसा भी हो सकता, या फिर आने वाले के अंदर वो इतनी एफिशिएंसी नहीं होती, इतनी कारकर्दगी नहीं होती कि वो खाली दिखाता है। अब देखिए बात वक्त आप ना दिखाते, देखिए पढ़ रहे, लेकिन उसके ऊपर रिजल्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मेरे भी ये दिखाते कि आप पढ़ रहे, बुक सबके सामने है लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, तो उससे क्या है, रिजल्ट पे फर्क पड़ता। लेकिन जितने बच्चे पढ़ रहे उतना ही फर्क पड़ता, उतना ही रिजल्ट आपका अच्छा आता। इज दैट क्लियर? समाजी इदारे, यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे जो लोग होते हैं, जैसे कि आमतौर पर मुझसे आप स्कॉलरशिप के लिए देखिए, आप फाउंडेशन, अलग अलग किस्म के फाउंडेशन है आपको। और समाजी इदारे कौन से कह लेंगे कल, जब आपके फाइनेंस करने के लिए भी होते हैं, फलाह के भी लिए होते हैं। ये इदारों की भी क्या है, यहाँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कमी है। बैरूनी तिजारत पर मबनी, यानी कि हमारे मुल्क में इतनी क्या टेक्नोलॉजी की कमी है आज भी। यानी कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की के 72 साल, 1947 में हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उस हिसाब से कितने साल हो गए, 57, 67, 57, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, कितने हो गए यहाँ पे, 70 साल। 70 साल यहीं हो गए। 18, 19, 20, 21, 74 ईयर्स कितने हुए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद होकर 74 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारा मुल्क आज भी बैरूनी ममालिक पर डिपेंड है। चाहे वो पेट्रोल तो किस चाह के ना चाह के आप ओपेक कंट्री से हमको हासिल करना पड़ता है, क्योंकि हम चाह के भी यहाँ पैदा, ये कुदरती वसाइल है जो अल्लाह ताला बाद जगह बहुत ज़्यादा रखे हैं। वैसा अगर कुदरती वसाइल की बुनियाद पे तो बहुत सारी चीज़ें अभी हर मुल्क में मौजूद है, लेकिन कुछ कुछ मकामात ऐसे हैं, कुछ कुछ रियासतें या फिर स्टेट्स या फिर आपके मुल्क ममालिक ऐसे कहेंगे जहाँ पे कुदरत ने बहुत ज़्यादा वसाइल दिए हैं। जैसे कि कश्मीर का सेब तो बहुत जगह पैदा होता है, लेकिन कश्मीर के सेब की बात अलग होती है। आई बात समझ में? तो बैरूनी ममालिक पे डिपेंड होने से बेहतर है कि हमको बैरूनी ममालिक से डिपेंड होना, यानी कि दूसरे ममालिक से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम इंपोर्ट करने के बजाय अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अगर करते हैं, क्या दरामद बदल पॉलिसी कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, दरामद बदल पॉलिसी। यानी कि हम दूसरे ममालिक से किसी चीज़ को मंगाने से बेहतर है कि हम दरामद बदल पॉलिसी का इस्तेमाल करें। अब आप ये बोलेंगे कि दरामद बदल पॉलिसी क्या है मैम? दरामद बदल पॉलिसी का मतलब है कि अगर हम किसी कंट्री से कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, टेक्निक हो, आपकी क्या बोलते हैं मशीनें हो, उस चीज़ को बजाय मंगाने के अगर हम अपने ही मुल्क में अगर उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे तो इसके दो फायदे होंगे। एक ये कि जितना बजट लगा के आप मंगा रहे थे उसके आधी कीमत में वो चीज़ आपके पास बनेगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यानी कि लोगों को रोज़गार मिलेगा ना। यानी कि जहाँ पे, क्योंकि एक मशीन 10 मजदूरों का, तो जब एक सनत आप डालेंगे तो कितने मजदूर काम करेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक फर्म में कम से कम 100 लोग काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फर्म्स का मजमुआ क्या कहलाता है, एक सनत। जैसे कि एक क्लासरूम है तो वो एक फर्म है, ये पूरा कॉलेज अगर है तो वो एक सनत।